मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक वीडियो का दिन है, जो हम पिछले 7 दिनों की घटनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, एक वीडियो में लाते हैं, ताकि आप जान सकें कि पिछले एक सप्ताह में क्या हुआ, देश पर उसका क्या असर हुआ, उसके क्या परिणाम होंगे। पिछले हफ्ते में जो घटनाएं हुई, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेकर जद्दोजहद चल रही है। साथियों, ये एक बड़ा विषय है और जो करंट सिस्टम है वो सही नहीं है, ये लगभग सब लोग मानते हैं, सिवाय उन जजों के जो अभी जजों की सीट पर सुप्रीम कोर्ट में विराजमान है। उन 30-35 लोगों को छोड़कर, या कहा जाए जो कोलिजियम फॉर्म करते हैं, कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जजेस होते हैं, उन 5 जजों को छोड़कर लगभग पूरा देश मानता है, जो भी जानकार हैं, कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। अब ये जो 5 जज हैं, ये अड़े हुए हैं कि यही जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है यही चलेगा और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसको दुरुस्त करने की। साथियों, दुरुस्त करने की गुंजाइश की जहाँ तक बात है, तो वो मैं आपको इसका एक इतिहास बताता हूँ। जो एक सेंटेंस ही आपको, जो एक जानकारी ही आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने ही कहा है। क्या कहा है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जितने भी जज अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट के 50% जज और सुप्रीम कोर्ट के 1/3 जज वो होते हैं जो मौजूदा सिस्टम है, जो मौजूदा जज हैं, उनसे उनकी जानकारी होती है या उनके वो रिश्तेदार होते हैं। कितने? सुप्रीम कोर्ट के 1/3 जज ऐसे होते हैं जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजों के या तो रिश्तेदार होते हैं या जानकार होते हैं। और हाई कोर्ट में ये संख्या कितनी है? 50%। यानी हाई कोर्ट में जितने भी जज होते हैं, मान लीजिए 200-500 जज होते हैं, तो 250 वो होते हैं जो कोलिजियम के जो 5 जज हैं उनके किसी ना किसी तरीके से रिश्तेदार हैं या जानकार हैं। तो साहब, ये तो भाई भतीजावाद हो गया सीधा सीधा। और जब पॉलिटिक्स में ये भाई भतीजावाद होता है, परिवारवाद होता है, तो हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो ये सिस्टम है कोर्ट्स के अंदर, इंडिया की हायर कोर्ट्स के अंदर, उसमें क्यों नहीं आलोचना होनी चाहिए? उसमें क्रिटिसिज्म क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम ये सिस्टम भाई भतीजावाद का पॉलिटिक्स में बुरा मानते हैं, तो उसको कोर्ट में क्यों नहीं बुरा माना जाना चाहिए? सोचने का विषय है, यही बड़ा विषय है। मित्रों, एक जज ने तो ये कहा कि जो हमारा जजों को चुनने का तरीका है वो साइंटिफिक नहीं है, वो इंप्रेशन पर आधारित है। यानी मैं एक बहुत अच्छा वकील हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं कभी सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों के सामने पेश नहीं हुआ जो कोलिजियम को फॉर्म करते हैं, तो मेरे बारे में उनका कोई ओपिनियन नहीं बन सकता है, क्योंकि मैं उनके सामने पेश ही नहीं हुआ। लेकिन मैं एक अच्छा वकील हो सकता हूं। तो उनका कोई इंप्रेशन नहीं है, तो मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाऊं या हाई कोर्ट में जज हो जाऊं, क्योंकि वकीलों से भी जज बनाए जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये पूरा का पूरा गड़बड़ है। इस सिस्टम में एक और गड़बड़ है जो अभी नहीं उठ रही है। वो ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है विल ऑफ पीपल, जनता की राय। जनता जिस बात को चाहती है कि देश ऐसे चले, और उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की वो पार्टी जो जीत कर आती है। और अगर वो कोई डिसीजन लेती है किसी कानून का या किसी उसे बदलती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता है। बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं, जैसे अगर जनता ये चाहे कि भारत में कन्वर्शन पर बैन लगना चाहिए, और सरकार अगर इस पर कानून ले आए और उस कानून को
सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे, तो ये जनता की विल कहाँ से हुई फिर? उसको ये कहकर खारिज कर दिया जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कन्वर्शन, तो भैया आज की जनता 1947 की जनता मानती होगी, लेकिन आज की जनता तो नहीं मानती, मान लीजिए। तो जनता को अगर अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अधिकार ही नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी कैसी है? उस डेमोक्रेसी को इंटरप्रेट करने का ये क्या तरीका है? इंटरप्रिटेशन का ये क्या तरीका है? ये भी एक सवाल है जो आने वाले दिनों में खड़ा होगा। तो साथियों, मूल क्वेश्चन जो अभी है कि जजों की अपॉइंटमेंट कैसे की जाए। देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर है कि राष्ट्रपति को ये करना है, कंसल्टेशन करनी है सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। राष्ट्रपति का मतलब तत्कालीन सरकार, अपॉइंटमेंट तत्कालीन सरकार को करनी है, कंसल्टेशन करनी है सीजीआई से। ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से बदल दिया। उसने इसको कर दिया कि अपॉइंटमेंट करेंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कॉलेजियम, 4 लोगों का 5 लोगों का एक ग्रुप, और वो कंसल्टेशन करेंगे सरकार से या प्रेसिडेंट से। और अगर प्रेसिडेंट उनकी बात से या सरकार उनकी बात से एग्री नहीं करती तो चलेगी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपसाइड डाउन कर देने वाली बात है। और ये सिस्टम बहुत लंबे समय तक चला, बहुत लंबे समय तक सरकार ही जजों को अपॉइंट करती थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी हर जगह चलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सरकार का काम है, बेसिकली ये जनता का काम है। आज मैंने आपको एक वीडियो, छोटा वीडियो दिया है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने एक बात कही है और उस बात के बड़े मायने हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम तो जनता है, बाकी सब तो सेवक हैं। जब वो कहते हैं बाकी सब सेवक हैं, तो उसमें सरकार भी आती है, राजनेता भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आती है, और देश का हर इंस्टीट्यूट आता है। और सुप्रीम कोर्ट भी, जैसा मैंने कहा, उसका पार्ट है। तो सुप्रीम कौन है? सुप्रीम जनता है, जिसने अपनी राय व्यक्त की है इलेक्शन के जरिए। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुप्रीम माने और सुप्रीम कोर्ट कहे कि जो मैं कहूंगा वही सुप्रीम है। 5 जजों की राय देश की 130-40 करोड़ की जनता से बड़ी नहीं हो सकती। देश के जितने वोटर, एलिजिबल वोटर हैं, उनकी संख्या कुछ भी हो, और वो देश की पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, 140 करोड़ लोगों को अगर आज की तारीख में बात की जाए, तो उनकी राय जो है वही सुप्रीम है। और वो राय रिफ्लेक्ट होती है पार्लियामेंट के जरिए, और पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है और वो एग्जीक्यूटिव के माध्यम से होता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये अपने आप पर नहीं ओढ़ना चाहिए कि हम सुप्रीम हैं। अगर ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगेंगे। पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरकार को धमकी दी कि 10 दिन के अंदर 10 जजों की अपॉइंटमेंट कीजिए, नहीं तो ऐसा कुछ करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे, आप वो उसको झेल नहीं पाएंगे। ऐसी धमकी देना सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के लिए जायज़ नहीं है। अगर एक चीज़ पर विवाद है तो एग्जीक्यूटिव के साथ बैठकर उनको कंसल्ट करना चाहिए और अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए, ये तय है। और किसी भी डेमोक्रेसी में ये असूल ही है कि जनता जो है वही सुप्रीम है। अगर कोई दल, कोई एनजीओ, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई पार्टी, कोई इंटेलेक्चुअल्स ये मानते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है ये तय करने का अधिकार हमें है, तो ये नहीं हो सकता। जनता ही सुप्रीम है और जनता ने अपनी पावर वेस्ट की है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के थ्रू एग्जीक्यूटिव में। तो साथियों, ये जो बहस चल रही है इसका निपटारा होना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक और मुद्दा भी उभर रहा है। वो मुद्दा ये है कि जनरली ये पाया गया है कि जो हिंदू हित के मामले हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा कड़ा रुख लेता है और जनरली एंटी हिंदू रुख लेता है। और जो शांति प्रिय लोग हैं, जो खूब जमकर अशांति फैलाते हैं, सर तन से जुदा करते हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू रहता है बहुत लिबरल रहता है और उनको राहत देने में वो बहुत जल्दबाजी करते हैं।
इस बात को अभी इतने में ही निपटाया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा करता रहेगा तो हिंदू जनता के मन से सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है वो जाती रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की और उसके जजों की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि जिस तरह के वो आदेश दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं, जैसे नुपुर शर्मा में हुआ और जुबैर के केस में हुआ, वो सब बातें जो हैं वो इस देश की मेजॉरिटी को नहीं भा रही हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी पर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है। और किसी दिन ये कन्फ्रंटेशन में ना बदल जाए, ये ध्यान जो है ये सुप्रीम कोर्ट को रखना होगा। इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है, ना कि जनता पर। साथियों, दूसरा जो बड़ा मुद्दा उभर कर पिछले सप्ताह में आया वो था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान के अंदर इस समय IMF की टीम आई हुई है। पाकिस्तान की हालत इस समय ब्रीफ में बता दें, पहले भी इसके ऊपर हम लोग बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है, दिवालिया लगभग हो चुका है और देश में दंगे हो रहे हैं आटे को लेकर, खाने को लेकर। और अगर आप समझदारी से नहीं चलते हैं, देश को संभाल कर नहीं चलते हैं, चद्दर से ज़्यादा पैर फैलाते हैं, तो जैसे घर बर्बाद हो जाता है वैसे देश बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। अब वो और कर्ज मांग रहा है और कोई भी देश उसको जो है वो कर्ज देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान मानता था कि उसके 3-4 दोस्त हैं जो उसका घर चलाएंगे। सऊदी अरेबिया है, कुछ मुस्लिम देश हैं, चीन है, कुछ हद तक अमेरिका है, ये उसका घर चलाएंगे। इन सब ने कह दिया नहीं भैया, हम अब तुम्हारा घर नहीं चला सकते, तुम अपना घर खुद चलाओ। और इन्होंने एक शर्त रख दी है कि तुम ऐसा करो कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे बातचीत करो, अगर वो आपको कुछ लोन दे देता है तो हम भी कुछ मदद कर देंगे। तो IMF की टीम इस पिछले सप्ताह में पाकिस्तान आई हुई है और IMF की टीम ऐसी ऐसी शर्तें रख रही है जो पाकिस्तान अगर मान ले तो सुधर तो जाएगा, लेकिन उसके जो नवाब हैं वहाँ जो बैठे हुए हैं, जो देश का पैसा लूट रहे हैं, वो उसको ऐसा करने नहीं देंगे। IMF से ही कर्ज लेकर पाकिस्तान चलता रहा है। IMF की टीम अब उसे ये कह रही है कि भैया अपने जो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेना के लोग हैं, उनकी सैलरीज़ को आधा करो, जो भी फालतू के खर्चे हैं वो शर्तें रख रहे हैं, जिसको मानने में पाकिस्तान का धुआं निकल रहा है। दरअसल पाकिस्तान एक देश के रूप में चल ही नहीं रहा था, वो एक लुटेरों का गिरोह था और उन लुटेरों के गिरोह ने लूटपाट कर रहे थे देश की। लोन ले लेते थे, कभी अपनी आर्मी को भाड़े पे दे देते थे, इस तरह से पैसे आ रहे थे। अब वो सब कुछ जो है, वो सब सोर्सेज जो हैं वो सूख गए हैं, पानी का कुआं सूख गया है। जो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि अगर आप कुएं में पानी नहीं आएगा तो आप धन का उसमें से पानी निकालते रहोगे तो वो भी सूख जाएगा एक दिन। तो धन डालना जो है वो ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ख़राब है। IMF की टीम आई हुई है। पाकिस्तान में आतंकवाद एक समस्या है, बहुत तरह की समस्या है। मैंने एक पीछे आपको एक वीडियो किया था, उसमें बताया था कि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: अच्छी राजनीतिक व्यवस्था, सिंसियर नेता, अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। तीनों की तीनों ही पाकिस्तान की गड़बड़ा गई और उसके बाद तुरा ये है कि हम भारत से जंग लड़ेंगे। भारत अगर आज की तारीख में चाहे तो 2 दिन के अंदर POK ले सकता है, लेकिन इस समय पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाना जो है वो समझदारी नहीं है, क्योंकि वो उससे अंदर एकजुट हो जाएगा और जो उसकी इम्प्लोड करने की जो स्थिति बन रही है, अंदर से ही टूट जाने की स्थिति बन रही है, वो रुक जाएगी। अंदर से उसे टूटना है तो टूटने दीजिए, हम अपने सिर क्यों लें कि हमने उसको तोड़ा, टूटने दीजिए उसको। तो पाकिस्तान की साथियों ये स्थिति है। वहाँ बेवकूफ़ी का आलम देखिए। मैंने अभी एक शॉर्ट बनाई है, उसमें उनका एक धार्मिक नेता कह रहा है, एक मौलाना कह रहा है कि एक हाथ में एटम बम लीजिए और एक हाथ में कुरान और चले जाइए स्वीडन और वहाँ जाकर कहिए कि फोड़ेंगे और वो आपको पैसे दे देंगे, पूरी दुनिया आपको पैसे दे देगी। मतलब इस तरह से ब्लैकमेलिंग कीजिए। बेवकूफ़ है, समझता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे चलते हैं और उनकी ब्लैकमेलिंग से कोई डरने वरने वाला नहीं है। खाली वही बहादुर लोग नहीं हैं दुनिया में, सारी दुनिया बहादुर है। वही बहादुर होते तो दुनिया पर राज कर रहे होते। तो साथियों एक बड़ा मुद्दा ये है, पाकिस्तान की स्थिति पूरे दुनिया में उसको दुत्कार पड़ रही है। तो साथियों एक जो बड़ा मुद्दा और उभरा पिछले सप्ताह में वो था अडानी कंपनी का, जिसके शेयर 3,500 रुपये पर शेयर से पर थे और वो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो है उनकी कीमत जो है वो 1,550 रुपये के आसपास आ गई।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ एक कंपनी के कारण जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट दी कि ये कंपनी, अडानी की कंपनी तो घपलेबाजी कर रही है और इसके जो लोन इसने ले रखे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है, शेयर की वैल्यूएशन ज़रूरत से ज़्यादा है। ये इसने टैक्स हेवन में कुछ कंपनियां बना रखी हैं, उसके ज़रिए शेयर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, फाइनेंसिस को मैनिपुलेट किया जाता है, वगैरह वगैरह। और इसका अडानी की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। और पिछले सप्ताह ये मामला जो है वो एक पॉलिटिकल रंग लेता हुआ नज़र आया, जैसा कि हमने शुरू में इस कंपनी की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद बताया था। दरअसल इस पूरे मामले में दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या अडानी की कंपनी सचमुच गड़बड़ कर रही है। दूसरा पहलू ये भी है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है 2024 के चुनाव को प्रभावित करने का। भारतीय इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन हैं, जो एमएनसीज हैं जिनकी, जिसमें अडानी ग्रुप भी है। अडानी, आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से। तो क्या इंडियन बिजनेसमैन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है कुछ? क्या भारत के खिलाफ कुछ अभियान चलाया जा रहा है? क्या मोदी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है? ये सब सवाल उठे हैं। इस सवाल, ये बेसलेस क्वेश्चंस नहीं हैं, इन क्वेश्चंस में दम है। पहली तो जेन्युइन बात है कि अडानी की कंपनी की अब जांच हो रही है। सरकार ने भी कहा है कि जो भी यहाँ पर एजेंसीज बनाई गई हैं, इन ऐसी चीज़ों पर नज़र रखने के लिए सेबी है, आरबीआई है, वो जांच करेंगी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। और वो सामने आना ज़रूरी भी है। जो इन्वेस्टर हैं उनकी जो विश्वास है उसको बनाने के लिए भी, और आम जनता के विश्वास को बनाने के लिए भी, और इस विश्वास को बनाने के लिए भी कि अडानी और नरेंद्र मोदी क्योंकि दोस्त माने जाते हैं, तो क्या सरकार की मदद से अडानी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये विश्वास जनता के मन में रहना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का मानना है कि अब तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आया है। जो मैंने 3 चीज़ें कहीं कि एक और षड्यंत्र इसमें जो नज़र आता है वो है कि क्या इंडियन बिजनेसमैन को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा होता है, इसकी कोशिश होती है। इंडियन बिजनेस कंपनीज जो हैं वो काफ़ी आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अडानी खुद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए थे, या उनकी वैल्यूएशन इतनी हो गई थी। तो इस पर लोग जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं कि बिजनेसमैन को डाउन किया जाए। क्या भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको रोकने की ये कोशिश हो रही है? ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इंडियन जो सिस्टम है उस पर सवाल लगा देंगे कि इंडियन कंपनी जो है वो ठीक से ट्रेडिंग नहीं करती हैं या ठीक से बिजनेस नहीं करती हैं और मैनिपुलेटिव हैं, और इंडियन सिस्टम उसको नहीं रोक पाता है, तो भी ये क्वेश्चन मार्क लगाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर। क्या ऐसा करने की कोशिश की जा रही है? एक तीसरा जो आरोप है कि क्या मोदी की सरकार को और मोदी को की क्रेडिबिलिटी को नीचे करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहले हुआ है, और एक ऐसा सेक्शन है दुनिया में जो मानता है कि जिसको हम पसंद नहीं करते वो सरकार में नहीं रह सकता है। इस सिस्टम को कहा जाता है लेफ्ट लिबरल, झूठा लेफ्ट लिबरल मैं कहता हूँ, वो सिस्टम है। इसने ट्रंप को, सोशल मीडिया का उपयोग करके ट्रंप को हटाने में ये लोग सफल रहे, और भी कुछ देशों में ये लोग ये काम करने में सफल रहे। और अब ये जो प्रयोग है वो मोदी पर किया जा रहा है। मेरा पहले दिन से ऐसा मानना था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बीबीसी ने भी एक फिल्म दिखाई जो चैप्टर क्लोज हो चुका था 2002 के गुजरात दंगों का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका। भारत के तमाम लोग इस पर कोशिश कर चुके कि मोदी को आपराधिक घोषित किया जाए, यूपीए की सरकार भी और सब लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो कमेटीज़ बनी, सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष की सरकार, कांग्रेस नीति सरकार, इन सब ने कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ। तो अब बीबीसी एक बार फिर उस मुद्दे को उठा कर ले आई है। तो उसके पीछे ये एक सीक्वेंस नज़र आती है, एक ट्रेल होती है, एक ट्रेल बनाई जा रही है, एक सीक्वेंस बनाई जा रही है। तो ऐसा भी नज़र आता है। तो क्या था इसमें? इसके लिए ज़रूरी है कि अडानी की कंपनियों की पूरी जांच हो और उसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। इसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या इस सरकार ने बेवजह अडानी को मदद की, नंबर 1। अडानी की हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सिक्योर है या नहीं है, उसमें पूरे के पूरे जांच करने के सिस्टम बनाया गया है या नहीं बनाया गया, उसमें कुछ खामियां हैं तो वो भी सामने आ जाएंगी। खामियां हैं तो उसको दूर किया जाए। और इसमें ये भी पता चल जाएगा, उन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा
जो ऐसे षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो सबको जवाब मिल जाएगा। तो ये बड़ा मौके पर आया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अच्छा है कि 2023 की शुरुआत में ही ये मामला आ गया है। ये मामला कहीं 2024 की शुरुआत में आया होता तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू होता। अब आया है तो काफ़ी समय है इसकी पूरी जांच करने का, और कांग्रेस तो इसे एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर ही रही है, पूरा विपक्ष कर रहा है। लेकिन 5 तारीख को आज ही के दिन कांग्रेस इस पर प्रदर्शन कर रही है, अडानी, और ऐसा कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी मिले हुए हैं। तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा था, इसमें कोई झूठा मुद्दा ना बने। अगर इस बात में दम है कि मोदी जी ने अडानी को मदद की है, बेवजह मदद की है, उससे नुकसान हुआ है, LIC को नुकसान हुआ है, SBI को नुकसान हुआ है, क्योंकि इन दोनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने अडानी की कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन विपक्ष के लिए एक मुद्दा ज़रूर बनेगा। हालांकि उसमें कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि LIC कह रहा है कि मैंने उसमें 20,000 करोड़ डाले थे, 22,000 करोड़ लगभग, और आज भी मेरे पास 60,000 करोड़ है, तो मुझे 40,000 करोड़ का भी फायदा हो रहा है अडानी की कंपनी से। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि LIC के पैसे डालने से अडानी की कंपनी में नुकसान हो रहा है? नोशनल नुकसान हुआ है, जो 1 लाख रुपए का फायदा था, अब वो 50,000 रुपये का फायदा रह गया, लेकिन है तो फायदा ही, नुकसान तो नहीं हुआ है। इस पर भी एक वीडियो करेंगे, थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे विपक्ष झूठ के मुद्दे को अगर आप पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी, तो कभी सफल नहीं होंगे। उसका कोई इलेक्टोरल जो परिणाम है वो नहीं निकलेगा, जैसे राफेल के मामले में हुआ और दूसरे मामलों में हुआ। जनता आपको स्वीकार ही नहीं है, चौकीदार चोर है आपने नारा लगाया, कोई मानने को तैयार नहीं। तो एक बार फिर अडानी के मामले आप उसी तरह की कोशिश कर रहे हैं, बचकर रहिए, मेरी आपसे निवेदन है। एक मुद्दा था बड़ा, एक मुद्दा जो रहा वो ये था इंडस वाटर ट्रीटी का। ये एक भारत ने बड़ा कदम उठाया है, लेकिन ये बड़ा कदम कहीं ऊंची दुकान फीका पकवान साबित ना हो, इस पर मेरा अंदेशा है। भारत ने पाकिस्तान को लेटर लिखा है, 90 दिन का समय दिया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो रिव्यू करना चाहते हैं। ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जिसमें जो पंजाब की 6 नदियाँ हैं और उत्तर भारत की 6 नदियाँ हैं, जो भारत से निकलते हुए पाकिस्तान में जाती हैं, इसके पानी का उपयोग कैसे किया जाए, इसे लेकर ये ट्रीटी है। पाकिस्तान में इसमें अनवांटेड अनरीजनेबल फ़ायदा दिया गया है, बावजूद इसके पाकिस्तान भारत को उंगली करता रहता है इस मामले में। तो अब भारत ने भी कह दिया है कि नहीं चलेगा। इन नदियों का 20% पानी भारत यूज़ करता है, 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करता है, और जो भारत को यूज़ करने की अनुमति दी गई है जिन जिन चीज़ों की, वो भी पाकिस्तान नहीं करने देता है, उस पर भी बवाल खड़ा करता है। आदत है बवाल खड़ा करने की, समझ तो है नहीं कि देश को स्मूथली कैसे चलाया जाए, वो तो है नहीं उनमें। तो उस पर तो भारत ने नोटिस दे दिया है और रिव्यू करने की बात कर दी है, और इसमें अपर हैंड इंडिया का है। अगर इंडिया चाहे, अगर पाकिस्तान की तरह इंडिया भी गुंडागर्दी करने लगे तो सारा पानी रोक लेगा भारत। मतलब आज 20% यूज़ करता है और उसको आराम से 30-40% तक यूज़ कर सकता है, 20% पानी और रोक सकता है। पाकिस्तान में अभी भी पानी की प्रॉब्लम हो रही है, 20% पानी रुक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, पूरा रेगिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान। तो साथियों, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। इसको इंडिया जो है वो टूल की तरह भी यूज़ कर सकता है। जब जब भारत में आतंकवादी हमले हुए हैं तो ये मांग भारत में उठती रही है कि पाकिस्तान क्यों नहीं पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है उसे क्यों नहीं रोका जाता। उसको आप अगर एक टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का टूल बना रहा है, तो आप पानी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का टूल बनाइए। गलत क्या है? वो भी एक इलीगल वेपन का यूज़ कर रहा है, आप भी एक सेमी इलीगल वेपन का यूज़ कीजिए। आप ट्रीटी को अपने बूते पर तोड़ दीजिए, ठीक है, हम नए डैम बनाएंगे, हम पानी और रोकेंगे, नहीं तो तुम ये करो। एक इफेक्टिव वो हो सकता है। भारत फिर भी संभल कर चल रहा है, लेकिन कम से कम एक स्टेप लिया गया है। पाकिस्तान के कान इस पर खड़े हो जाने चाहिए, और भारत को निश्चित रूप से ये एक अनरीजनेबल ट्रीटी है कि जो सारी नदियाँ भारत से पानी लेती हैं और पाकिस्तान में जाकर छोड़ती हैं, काफ़ी बड़ा हिस्सा, वो सारा का सारा जो है, इन नदियों का 30% जो है कैचमेंट एरिया, जहाँ से पानी जाता है नदियों के अंदर, वो भारत में है। पानी तो और भी ज़्यादा जाता है। अगर उतने को ही प्रोपोर्शनली ले लिया जाए तो पाकिस्तान की सांस उखड़ जाएगी। इसको एक बहुत बड़ा हथियार बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ये बनाएगी। 56 इंच की छाती वाले आजकल 56 इंच वाली बातें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ तो करेगी। इतना तो किया ही है कि नोटिस दिया है, तो निश्चित रूप से कुछ सोचकर ही किया होगा। ये जो 56 छाती वाली बात मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि CAA लाए, उसका रूल्स नहीं बनाए जा रहे हैं, लाकर छोड़ दिया। NRC की बात कर रहे थे, नेशनल रजिस्टर बनाएंगे, उसको बीच में छोड़ दिया। ऐसा ही आडवाणी जी ने किया था। लोह पुरुष का लोह समाप्त हो गया था। अब इन लोह पुरुष 56 छाती वालों का भी जो सीना है थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। थोड़ी आलोचना भी बर्दाश्त कीजिए, और
जो काम आप सोच कर आए हैं वो कीजिए। विश्व में तो विरोध होगा ही, लेकिन धीरे 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 शनय शनय जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़िए। आपने तो बढ़ना ही छोड़ दिया है, कदम उठाना ही छोड़ दिया है। तो पिछले सप्ताह एक और जो मुद्दा रहा वो था बॉलीवुड की पठान मूवी का। मूवी को जो है काफ़ी कमाई की है मूवी ने। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मूवी को 50-50 माना जाना चाहिए, और लगभग वैसी ही कुछ स्थिति है। 50-50 नहीं है, 60-70% मूवी सफल रही है, लेकिन 20-30% उसका नुकसान भी हुआ है। इसके ऊपर एक बार फिर से अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन जो क्रक्स है वो मैं बता दूं। इसमें हिंदुओं ने जो बायकॉट किया, हिंदुओं का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ बॉलीवुड का हुआ, शाहरुख खान का हुआ और आदित्य चोपड़ा का हुआ। क्यों? क्योंकि मूवी को सफल दिखाने के लिए उनको इसकी मार्केटिंग में, अपने बूते टिकटें खरीदने में, जो कि एक स्ट्रेटजी के रूप में यूज़ किया जाता है, इन लोगों ने 200 करोड़ रुपया खर्च किया एक्स्ट्रा। तो नुकसान किसका हुआ? और जो हिंदुओं ने विरोध किया वो मूवी देखने नहीं गए। तो क्या हर फिल्म में आप पंगे लेंगे? हिंदू तो तैयार है अनंत लड़ाई के लिए। आपकी हर फिल्म का विरोध किया जाएगा जब तक आप अपनी फिल्म की परिभाषा, फिल्म की चाल और चरित्र नहीं बदलते, तब तक आपकी हर फिल्म का विरोध किया जाएगा। तो तैयार रहिए, हर फिल्म के लिए तैयार रहिए, हर फिल्म का विरोध होगा। उनमें से हमने ब्रह्मास्त्र फेल कर दी, उनमें से हमने चड्डा फेल कर दी, उनमें से और फिल्में फेल कर दी। तो आपकी एक फिल्म सफल हो गई कोई बात नहीं, पार्शली सफल हो गई तो कोई बात नहीं, फिर आपकी फिल्म का विरोध किया जाएगा। तो हम तो थकने वाले नहीं हैं। थकेंगे तो आप, पैसे का नुकसान होगा तो आपका। फिल्म पर आपकी हमेशा एक डेंजर जो है वो बना रहेगा। उसको अगर आप बने रहना देना चाहते हैं तो बने रहिए, नहीं तो अपनी फिल्मों की चाल और चरित्र बदलिए। तो ये एक बॉलीवुड के लिए संदेश रहा पिछले दिनों में। स्पेशल एक हम स्टोरी की थी कि सचिन पायलट पर, जो राजस्थान की राजनीति को लेकर है, कि सचिन पायलट पर जो है केजरीवाल ने नज़र गड़ा रखी है। उनको ये लगता है कि कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लड़ाई चल रही है, और सचिन पायलट को इन चुनावों, इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कुछ नहीं मिला तो सचिन पायलट जो है, माफ़ कीजिएगा, वो विद्रोह कर सकते हैं, और विद्रोह करके वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। सचिन पायलट ने पिछले दिनों भी विद्रोह करने की कोशिश की थी और बीजेपी से उनके संपर्क में थी, बीजेपी उनके संपर्क में थी, लेकिन गांधी पूरे परिवार ने कोशिश करके सचिन पायलट को रोक लिया। लेकिन जो वादे किए वो नहीं निभा पा रहे हैं, वो अशोक गहलोत उन पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को लगता है कि सचिन पायलट अगर विद्रोह करेंगे तो बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी उनके लिए ऑप्शन है। उनका क्यों ऐसा मानना है? उनका मानना है कि बीजेपी में ऑलरेडी मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री पहले ही रह चुके हैं, वसुंधरा राजे। तो उनको छोड़कर बीजेपी सचिन पायलट को इमीडिएटली मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है, बाद में चाहे बनाए, अभी नहीं बना सकती है। जबकि आम आदमी पार्टी को वहाँ एक नेता की ज़रूरत है। आम आदमी के पार्टी के पास वहाँ कोई नेता नहीं है, तो उनको जो है वो एक नेता चाहिए, और वो सचिन पायलट हो सकते हैं। इसलिए उनकी जो नज़र है वो सचिन पायलट पर है कि सचिन पायलट अगर तोड़ते हैं तो एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी भी हो सकती है उनके लिए। तो ये एक स्पेशल न्यूज़ आपको दी गई थी। तो ये भी एक मुद्दा रहा पिछले दिनों के अंदर। तो साथियों, पिछले हफ्ते की घटनाओं का मुख्य घटनाएं हमने गिनाई और उनकी विवेचना, विश्लेषण भी किया। जो उनका क्या इम्पैक्ट है, देश की राजनीति कहाँ खड़ी है, किस तरफ जा रही है, ये सब बातें जो है वो इसमें आ गई। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे कि हर सप्ताह, पूरे सप्ताह की जो घटनाएं हैं उनका विश्लेषण जारी करते रहें। मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर दबाएं साथियों, क्योंकि उससे ही आप तक सूचनाएं पहुंचती हैं। फिर नए वीडियो, नए घटनाओं के साथ मैं हाजिर होता हूं आपके पास। कुछ चीज़ें मैं जानकर शॉर्ट में देता हूं कि बहुत लंबा समय लोगों के पास नहीं है देखने का, तो शॉर्ट में ही जो 1 मिनट से नीचे होता है उसी में ही आपको समझ में आ जाए कि ये घटना बड़ी है और इसके इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए, मिलते रहिए। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।